नमस्कार दर्शकों, अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजी थॉमस और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आमने सामने। आज हम बात करेंगे समाज में बढ़ते हुए अपराधों से जुड़े पहलुओं पर। जिस तेजी से लोगों का विकास हो रहा है, उससे भी अधिक गति से समाज में अपराधों में भी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि कानून व्यवस्था के तहत अपराधों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर सिर्फ कानून व्यवस्था के तहत ही बढ़ते अपराधों पर लगाम लगा पाना आसान नहीं है। जरूरत है हम सभ्य समाज के लोगों को जागरूक होने की। आज हम बढ़ते अपराधों से जुड़े कई विषयों पर चर्चा करेंगे इस खास पेशकश में। समाज को अच्छी पहचान देने के लिए समय समय पर विशेष कोशिशें की जाती रही है। इससे समाज में व्याप्त कई तरह की बुराइयों को समाप्त करने में सफलता मिलती है। सुधार के इस सतत प्रक्रिया के बीच कई लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसे मिलती है अपराध की संज्ञा। कहीं इसका आंकड़ा कम है तो कहीं ज्यादा। आज की हमारी चर्चा में अपराध से जुड़े पहलुओं पर और समाधान की ओर हो रहे प्रयासों पर केंद्रित है। हमारे चर्चा में आज बतौर मेहमान उपस्थित हैं जिले के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर जी और समाज सेवी और कोरबा के वरिष्ठ पत्रकार बालको टाइम्स के प्रेमचंद जैन जी। आप दोनों का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। चर्चा को शुरू करते हुए हम प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर जी से जानना चाहेंगे कि कोरबा क्षेत्र में किस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ के अपराध किस तरह से अलग हैं। अभी लगातार पिछले दिनों में देखा जा रहा है कि जिले में जो मानव तस्करी से संबंधित कुछ प्रकरण हैं, जो कि खासकर वनांचल एरिया जिसमें स्यांग या लेमरू पसान एरिया जो प्रमुख हैं, वहाँ पे देखने को मिले हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार कई केसेस आए हैं जिस पर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा चूँकि कोरबा के साथ ही साथ आसपास के जो उपनगरीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बालको नगर है, दीपका है, NTPC है, जहाँ पर दर्री क्षेत्र में अलग अलग तरह के सर्विस वाले, अलग अलग प्लांट वाले आदमी यहाँ सर्विस करते हैं। इस प्रकार इनका आवागमन मुख्य जो अपना सिटी है कोरबा, उससे लगातार विभिन्न कार्यों से लेकर होते रहता है। तो इस प्रकार से इनको जो आने जाने का काम है, उस पर कुछ ऐसे प्रकरण भी अब सामने में आ रहे हैं जिसमें लूट हो रही है। अभी पिछले दिनों व्यवसायी के लूट हुआ था, जिसको पुलिस ने, दीपका पुलिस ने, CIT पुलिस ने प्रभावी ढंग से उसमें बड़े सब अच्छे मेहनत करके सफलता प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से जो लूट की समस्या है, महिलाओं से संबंधित जो घरेलू हिंसा है या घरेलू प्रकरण है, इसमें भी वृद्धि हुई है, जो कि दूसरे क्षेत्र में की तुलना में यहाँ पिछले दिनों में कुछ ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सभी अपराधों में जो कोरबा पुलिस है, मैं समझता हूँ कि अच्छे से काम कर रहे हैं और सभी को निराकरण और जो आरोपी हैं उसको यथाशीघ्र गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जी राठौर जी, इस तरह के जो अपराध को अंजाम देने वालों की मानसिकता क्या हो सकती है, क्या नजरिया आपका? ऐसे चूंकि कोरबा में आने वाले मैक्सिमम लोग जो सिटी में रहते हैं, वो सभी सर्विस करने वाले मैक्सिमम लोग हैं या व्यापारी वर्ग के लोग हैं। तो इसमें जो गरीब तबके के जो हर लोग रहते हैं या ऐसे बस्ती हैं जहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग पिछड़े होने के कारण रहते हैं, ऐसे व्यक्ति में चूँकि आर्थिक कमी रहती है, पढ़ाई की कमी या शिक्षा कमी या जागरूकता की कमी, जिसके कारण उनके जो बच्चे लोग हैं वो लोग बचपन से ही नशे के आदी हो जा रहे हैं। इस दिशा में भी हम लोग लगातार अभी काम किए हैं और लगातार आश्रय गृह में बच्चों लोग को भेजे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि ऐसे बच्चे जिनको माता पिता का सीधा अच्छे से संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, वो लोग बचपन से ही कुछ व्यसन के कारण, नशे में के कारण आदी हो जाने के कारण ऐसे अपराध कर रहे हैं। इस दिशा में भी अभी हमारे SP सर के माध्यम से और थाना और सभी जो चौकी है, खासकर जो सिटी के चौकी है और थाना है, यहाँ पर लगातार हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी इसमें और अच्छे से अच्छा नियंत्रण के लिए हम लोग और प्रोग्राम और जो कार्य योजना है वो तैयार कर रहे हैं। जी, अपराधों पे नियंत्रण करने के लिए कुछ नया कुछ कर रहे हैं क्या अभी पुलिस? अभी पिछले दिनों में जैसे कि हमारे जो सबसे जो मुख्य टीम अभी अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो गठित किया है CIT टीम, जो कि
पूरे जिले के खासकर जो लूट, डकैती, चोरी से संबंधित जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं, जो सीधे तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, इस पर सीआईटी टीम बनाई गई है। सीआईटी टीम के प्रभारी जो अश्विनी राठौर हैं, उनके मार्गदर्शन में टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। पिछले 1.5 सालों से लगभग जिले के जितने भी बड़े घटनाएं हुए हैं, जिसमें मुख्यतः मां सर्वमंगला मंदिर में चोरी की जो बड़ी घटना थी, डकैती का भी जो घटना थी, और जो अग्रवाल जी के एक बड़ी चोरी हुई थी, इसके अलावा जो रोड में जो सप्तदेव मंदिर है उसमें जो चोरी हुई थी, डकैती हुई थी, इस प्रकार से जितने भी बड़े संपत्ति संबंधी जो चोरी हैं और प्रकरण है, उसमें अभी हम लोग उस दिशा में सीआईटी के माध्यम से प्रमुख रूप से सफलता मिले हैं। इसके अलावा लगातार मैं देख रहा था कि पिछले दिनों में मोटरसाइकिल की चोरी लगातार बढ़ रही थी, लगभग 20-25 चोरी हो गई थी। पिछले 15 दिनों में एक प्रकरण में 12 और एक प्रकरण में 8-20 मोटरसाइकिल हम लोग बरामद किए हैं। इस प्रकार से लगातार जितने भी चोरी या जो घटना घट रही है, उसके पीछे मंशा को देखते हुए आरोपियों के जो मोडस ऑपरेंडीज है, उसको देखते हुए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और सीआईटी टीम के साथ साथ पूरे जिले के भी, पूरा पुलिस को भी इसमें महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है। जी, हमारे साथ उपस्थित हैं प्रेमचंद जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोरबा बालको टाइम्स के संपादक हैं। जी जैन जी, बताइए समाज में बढ़ते अपराधों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है आपके दृष्टिकोण में? देखिए, मेरा मानना है जहाँ समाज है वहाँ अपराध तो निश्चित रूप से होंगे, और समाज में अपराध विहीन समाज की कल्पना करना निरर्थक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हम यदि आदिकाल से अनादिकाल से भी बात करें तो अपराध अंतोगत्वा कमोबेश रहा ही है। और बढ़ते हुए परिवेश में आज की जो आपने जैसे पूछा कि क्या अपराध के पीछे मनोविज्ञान क्या है, तो मैं ऐसे बहुत सारे कारण हैं, पर मैं समझता हूँ कि आज जो लोगों की जो मानसिकता है वो कहीं न कहीं एक मानसिक रोगी के रूप में परिणित होती है। लोगों की जो मानसिकता, खासकर युवा वर्ग, ये मानसिक रूप से कहीं न कहीं अस्वस्थ हैं। तो मानसिक रूप से जब अस्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से अपराध होता ही है। और आज तो एक नया ट्रेंड हो गया है, मानसिक बीमार तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। एक वैचारिक रोग का कहने का तात्पर्य है कि एक जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा न होकर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ये अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब यह है कि कमाने के होड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में, कुछ भी करने की स्थिति में आदमी का जो मन जो है अपराधी का, वो कहीं न कहीं भटक जाता है और न चाहते हुए भी वह अपराध कर बैठता है। और सबसे बड़ी बात तो ये, अपराध करने के बाद उसे अपराध का बोध भी नहीं होता और छोटी मोटी सजा उसे मिल जाती है। कारण ये सबसे बड़ा एक हमारे कानून का भी है कि कानून बहुत लचीला है, इसको हर कोई आज मानने के लिए तैयार है। हमारा जो कानून है उसमें वास्तव में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और ये मनोविज्ञान के बारे में आपने पूछा, तो मेरा वही मानना है कि आज जो लोगों में जो एक कमाने की जो होड़ लग गई है, खासकर जो एक कंपटीशन के अलावा बहुत कुछ करने, बहुत जल्दी आगे बढ़ने की होड़ में, जी कम समय में अधिक लाभ पाने की कोशिश होती है, इसलिए इसका वो अपराध घटित हो जाते हैं। जी, जो अपराध में लिप्त लोगों की मानसिकता जो है उसको सुधारने के लिए क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, सीधी सी बात है कि सबसे पहले व्यक्ति रहता कहाँ है? घर में। जी। घर के संस्कार निर्माण, नैतिकता, जीवन विज्ञान, ये ऐसे विषय हैं, इसकी पढ़ाई नहीं होती। ये केवल बोलने में ही, भाषण देने में, या जो धार्मिक जो लोग हैं वो उनका प्रवचन तक ये सीमित होती है। ये यदि हम नैतिकता हो गया, जीवन विज्ञान हो गया, जीवन की जीने की जो कला अर्थात जीवन विज्ञान, यदि हर कोई घर में पेरेंट्स यदि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार दें, संस्कारित हो, वो भी वैज्ञानिक ढंग से, वो भी प्रैक्टिकली। अब तो ये ऐसा हो गया है कि अब शिक्षाकर्मी में भर्ती लेनी है तो वो निश्चित रूप से वो पॉकेट से हजारों लाखों रुपए खर्च करेगा। तो वो इस घर के बाद जो स्टेज होती है स्कूल, बच्चों का संस्कार निर्माण, यही दो जगह है। और ये दो जगह जब तक नैतिकता की कमी बढ़ती जाएगी तब तक अपराध बढ़ता जाएगा। जी राठौर जी, क्या जो अपराध होते हैं उसका जो है सजा ही जो है उसका सुधार की प्रक्रिया है, क्या है? नहीं, ऐसा कहना पूर्णतः मतलब उचित नहीं है कि केवल अपराध में जो सजा है उसी से ही सुधार हो सकता है।
क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ नाबालिग के जो प्रकरण होते हैं, जिसमें नाबालिग आरोपी बनते हैं, उनको सुधार करने के लिए बाल संरक्षण गृह की व्यवस्था भी रहती है कानून में, जिसमें वहाँ उनको सुधार के लिए उनके जो आदत व्यवहार है उसका स्टडी करके उनको सुधार के जितने भी उपाय हैं या स्वरोजगार के जितने भी उपाय हैं उसको पूरा उनको बताया जाता है, ताकि वो भविष्य में ऐसा अपराध ना कर सके। इसके साथ ही साथ उसका जो अपराध करने का उसके परिवार में, समाज में उसका क्या उसका कुप्रभाव पड़ रहा है, उसका स्वयं के जीवन में उसका क्या कुप्रभाव पड़ रहा है, इस संबंध में भी उनको पूरी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा उनके खेल, स्वास्थ्य, खान पान पर ऐसा शासकीय तौर पर व्यवस्था की जा रही है, जिससे निश्चित रूप से सुधार परिलक्षित हुए हैं। और कोरबा जिला में भी लगभग हम लोग 25 से 30 ऐसे बच्चे जो कि नशे के आदी थे या जिनको वैध रूप से संरक्षण माता पिता के आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण नहीं किया जा सकता था, उसको एक पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रभावी एक कार्य योजना बनाकर कर रहे हैं। और इसमें निश्चित रूप से हमें अच्छे से अच्छी सफलता मिल रही है। इस प्रकार से सुधार के लिए केवल सजा ही मेरा मानना नहीं है कि वो एक है ऑप्शन है, उसके अलावा उनको समझाना या उनके मनोदशा का अध्ययन करना कि इसके लिए अपराध के लिए उत्तरदायी एक्चुअल में उस व्यक्ति के लिए तत्व क्या रहा है, उसके हिसाब से फिर उसको ट्रीटमेंट करना ही एक महत्वपूर्ण कारण है। जी राठौर जी, अब तक ऐसे कितने बच्चे को आप पर्सनली जानते हैं जो जेल सुधार जो गृह है वहां से वापस आने के बाद जो है दोबारा अपराध की ओर कदम नहीं उठाए हैं? नहीं, ऐसे अभी 25 लगभग बच्चे को पिछले हम लोग 6 महीने के अंदर भेजे हैं। इसमें से 2-4 बच्चे को हम लोग खुद वहां जाकर देख रहे हैं कि वो लोग सुबह उठ रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ऐसे भी लग रहा है कि हम लोग जितने बच्चे को भेजे हैं उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई सुधार हुआ है। उसके बाद उसके जो अभिभावक गण हैं उनसे भी पूछे हैं, उनको भी बड़ा संतुष्टि हो रहा है कि इस प्रकार से उनका बच्चा एक जीवन यापन करने में एक अच्छा संरक्षण मिल रहा है, अच्छा से अच्छा उनका जिंदगी बनेगा, उनको भी खुशी हो रही है। तो ये जो प्रक्रिया है वो देख करके अच्छा लगा। जी जैन जी, बताइए क्या आपको लगता है कि जो बाल सुधार गृह है वहां से लौटने के बाद बच्चे फिर से अपराध के रास्ते पे नहीं जाते, क्या है? नहीं, देखिए ये संभव है। मतलब सरकार का जो कंसेप्ट है वो निश्चित रूप से कंसेप्ट बहुत सही है, लेकिन वहाँ भी जो एक जो तंत्र है, जो भ्रष्ट तंत्र, वो कहीं ना कहीं वो वहाँ लागू है। अप्रत्यक्ष रूप से जैसा होना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता तो बाल अपराध में जो रेशियो है हमारे देश का या छत्तीसगढ़ का, वो निश्चित रूप से कम होता। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब वो कुछ तो ठीक है, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। उसमें बहुत सारे लोगों को उसमें आमंत्रित करके ऐसी एक वर्कशॉप का आयोजन उसमें करना चाहिए कि बच्चों का संस्कार निर्माण कैसे हो। जो अनपढ़ बच्चे हैं उनको वहाँ शिक्षा की भी व्यवस्था के साथ साथ मैं तो फिर से वही कहूँगा कि जब तक संस्कारों का अभाव रहेगा तब तक वो अपराध से दूर नहीं जा सकते बच्चे। तो बाल संरक्षण सुधार का जो कंसेप्ट है ये तो एक सामाजिक कंसेप्ट है, और राठौर साहब ने बिल्कुल सही बात बोली कि केवल सजा ही वो एकमात्र एक चीज़ नहीं है जिससे कि वो अपराध उससे कम हो जाए। ये तो एक लास्ट एक ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन भी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, वो तो मजबूरी है। लेकिन उसके पहले सजा तक जाने की नौबत क्यों आए, सजा के पहले अपराध करने की नौबत ही क्यों आए? इससे पहले ये समाज के लोगों को भी इसमें और जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक है, लेकिन और भी ज़्यादा जागरूकता की इस विषय पर आवश्यकता है। जी राठौर जी, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए कौन से तौर तरीके प्रभावी हो सकते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी तक जो जनता है वो जितने जागरूक होंगे, जितने अच्छे से रिस्पांस करेंगे, तो मेरे को लगता है कि अपराधी को सबसे ज्यादा खौफ जनता की जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ने से ही होगा। क्योंकि मैंने देखा कि लगातार, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि ये जो एटीएम में जो ठगी का प्रकरण हो रहा था कोरबा जिले सहित पूरे राज्य में, तो इसमें हम डेली पेपर में दे रहे थे, मीडिया में दे रहे थे, आप लोगों के माध्यम से, सभी मीडिया के माध्यम से कि कोई अपना पिन नंबर ना बताएं। उसके बाद भी जो जानने वाले हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ सर्विस करने वाले भी लोग हैं, लगातार इसके शिकार हुए हैं। तो इससे जो अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से बल मिलता है कि एक जनता है वो बार बार बोलने के बाद भी अपने जो खुद के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उसमें भी सुधार नहीं ला पा रहे हैं। इसी कारण उनको बहुत बड़ा बल मिलता है। यदि जनता ही अच्छे से सीख गए तो उसमें मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा जनता का जागरूक होना ही हमारे लिए है कि अपराधी कम से कम अपराध होगा। जी जैन जी, ये बताइए जो पारिवारिक विवाद के बाद जो अपराध हो जाता है उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक वास्तव में ये जो
भारत में इस मामले में बहुत ज़्यादा हमारा देश बहुत प्रसिद्ध था कि यहाँ पर सामुदायिक भावना थी, पर ये जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये अब धीरे धीरे हर परिवार से ये खत्म होते जा रहा है। और इसमें वही है कि आगे बढ़ने की एक जो होड़ है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इसमें परिवार बट रहे हैं। आज पहले तो ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार में 20, 25, 30 लोग का एक संयुक्त परिवार का जो कंसेप्ट है वो तो कब का खत्म हो चुका है। अब तो यदि मियाँ बीवी साथ रह लें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। दोनों में यदि वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना रहे तो भी ये बहुत, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसमें भी आज हम देखें तो बहुत सारे ऐसे मामले, उसके लिए न्यायालय भी अलग है, कुटुंब परिवार का, और ऐसे बहुत सारे मामले उसमें आते हैं। लेकिन ये इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं अपराध में निश्चित रूप से बढ़ोतरी तो हो रही है। तो उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, केवल सरकार, पुलिस, मैं नहीं समझता कि केवल दो ही माध्यम है। इसके लिए समाज को जागृत होना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होगा। जी, ये समाज को जागृत करने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है जैन जी? देखिए, समाज को जागृत करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आज हम भूगोल पढ़ते हैं, स्कूलों में फिजिक्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, ये पढ़ाई हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा बाहर पढ़े। जी। आज 12th के बाद हम परिवार के लोगों में, माता पिता में ये होड़ लगती है, अरे तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? रायपुर। अरे मेरा बच्चा तो पुणे पढ़ रहा है। अरे तुम्हारा बच्चा पुणे पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो वो अमेरिका पढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी होड़ है। दूसरी होड़ क्या है कि हम देखे होंगे कि भारत के 100 सबसे धनी वर्ग की सूची, 100 सबसे अमीर लोगों की सूची, लेकिन कभी हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा कि ये 100 सबसे ज़्यादा धार्मिक लोगों की सूची, सबसे ज़्यादा नैतिक लोगों की सूची, सबसे ज़्यादा संस्कारित लोगों की सूची। तो इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि कैसे संस्कारित करें। आज के जो बच्चे हैं वो निश्चित रूप से कल के नागरिक हैं। अब बच्चों को जब हम संस्कारित नहीं करेंगे तो आप कल्पना मत कीजिए कि हमारा समाज अपराध विहीन होगा या कम अपराध विहीन होगा, बहुत ज़्यादा अपराध सहित होगा हमारा समाज। इसलिए मेरा मानना है, जैसे आपने पूछा, कि यही एक सबसे बड़ा एक हथियार है समाज। पुलिस और प्रशासन का अपना काम है, उनके अपनी मर्यादा है, लेकिन समाज के जो सामाजिक संगठन है वो एक ही काम करें आज के परिवेश में कि संस्कार निर्माण, और उसकी शुरुआत अपने अपने घरों से करें। जी राठौर जी, ये बताइए, जो पारिवारिक विवाद होने के बाद आवेश में आकर कुछ अपराध कर बैठते हैं लोग, तो जब आपकी जांच प्रक्रिया चलती है, पुलिसिया जांच जब होती है, तो उसमें इस तरह के जो अपराध होते हैं उसमें किसी प्रकार का आपके द्वारा कहा जाए तो छूट दिया जाता है क्या उस प्रक्रिया के तहत? नहीं, ऐसा नहीं है कि छूट दिया जाने संबंधी ऐसा तो कानून में कोई प्रावधान नहीं है। जनरली पारिवारिक विवाद जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो जमीन संबंधी विवाद होंगे, भाई भाई में होंगे, चाचा भतीजा में होंगे। इस प्रकार से भाई के बीच में पारिवारिक विवाद होते हैं जो मूलतः जमीन से संबंधित होते हैं। दूसरा एक पारिवारिक विवाद करना चाहिए जो घरेलू महिला पति पत्नी के बीच के हैं या ससुर महिला के बीच के हैं। इस प्रकार से विवाद होते हैं। तो चूंकि ये विवाद है वो बहुत ज्यादा प्लानिंग के तहत नहीं होता है। जैसे अभी 2 दिन पहले हुआ था जिसमें डबल मर्डर हुआ था बाकी मोगरा में, वो जमीन विवाद था, जबकि दोनों के माँ जो है आपस में बहनें थी। तो इस प्रकार से जो विवाद होता है वो तत्कालिक आक्रोश के कारण या कोई एक विशेष चीज को लेकर होता है। ऐसे में जो आरोपीगण हैं वो निश्चित रूप से कोई पूर्व प्लानिंग के तहत या फिर हमेशा वाला आदतन अपराधी नहीं होते, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसे निर्मित हो जाती हैं जिसके कारण उनको ऐसा आवेश में आकर के अपराध करना हो जाता है उनसे, जिनके बारे में वो खुद नहीं सोचे रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में पुलिस जहां तक हो सकती है कि उनको मनोदशा समझते हैं कि ऐसा करने के पीछे इसका कारण क्या था, क्योंकि ये कोई परमानेंट हमेशा का अपराधी तो है नहीं। तो उस हिसाब से देख के उसको जो एक सामान्य वे में जो उससे हो गया है उस हिसाब से उसको कार्रवाई करते हैं। जो भी उसके द्वारा अपराध किए जाते हैं वैधानिक जो भी नियम कानून के अंतर्गत धाराएं उसके तहत पालन करते हैं, और जितना ये हो सकता है उस हिसाब से उसको फिर विधिवत उसको पेश करते हैं। जी राठौर जी, जो बार बार अपराध
करते हैं या फिर जेल से छूट के आने के बाद फिर वही काम करते हैं, चोरी करके जेल में गया उसके बाद फिर छूट के आ वही काम। इनकी क्या मानसिकता रहती है, इनकी क्या कोई मजबूरी रहती है कि और कुछ वजह है इसकी? नहीं, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो लगातार अपराधी हैं वो आदतन अपराधी है, इनकी ऐसा कोई मजबूरी नहीं रहती है, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं होता जिसको बार बार अपराध करने के लिए मजबूर हो जी। इसके पीछे केवल कारण ऊंचे वर्ग में जाने के लालसा, कुछ ऐसा चीज खरीदने का सपना जिसके लिए योग्य नहीं होते हुए भी उसको चाहने की इच्छा रखते हैं, या फिर फालतू में कुछ न कुछ खर्चा करना, या शराब या कोई दूसरा ऐसे नशे में संलिप्त होना जिसको पूर्ति करने के लिए उसको लगातार पैसे की जरूरत पड़ता है, या कोई ऐसे गलत कार्य में अपने आप को पहले से वो व्यक्ति ढाल लिया रहता है जिसको वो अपने आदत में शुमार कर दिया रहता है और उससे वो बचने के उपाय उस पर नहीं दिखते हैं। इस प्रकार से उसको बार बार पैसे की जरूरत पड़ती है और उसके लिए वो मजबूरन न करके आदतन कहना चाहिए वो उस अपराध को कारित करता है और फिर उसको कितना भी करें। इसलिए इनके लोग के ऊपर हम लोग जो थाना में गुंडा रिकॉर्ड, गुंडा रजिस्टर या संपत्ति संबंधी यदि अपराधी है तो निगरानी रजिस्टर इस प्रकार से खोल कर रखे रहते हैं और उनका लगातार थाना चौकी के माध्यम से अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से उनका चेकिंग करते रहते हैं और वो वर्तमान में क्या कर रहा है उस पर नजर रखे रहते हैं। जी, संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए जो बिट सिस्टम की क्या उपलब्धि है आज के? ये कोरबा जिला में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बनाया गया था। पिछले लगभग 6 महीना पहले ये सिस्टम लागू किए हैं। इसको लागू करने के बाद हमको खासकर टाउन में या जो देहात के एरिया में इससे हमको बहुत अभी लाभ मिला है और अभी आने वाले समय में ये और प्रभावी होगा तो और लाभ मिलेगा। अभी बेसिकली इसमें जितने भी थाना में जो बल है उसको थाना के क्षेत्र के अनुसार 6-7 ऐसा बीट सिस्टम में बांट दिया गया है। प्रत्येक बीट का जो प्रभारी है वो थाना प्रभारी से लेके प्रधान आरक्षक तक के स्तर को बनाया गया है। उसके अंतर्गत 2 या 3 एक बीट में आरक्षक होते हैं। जो उस बीट में यदि मान लीजिए 7 गांव 8 गांव हैं तो वो प्रधान आरक्षक या जो बीट का प्रभारी अधिकारी है वो 7-8 गांव के अंतर्गत आने वाले जितने भी सिस्टम के अंतर्गत जानकारी है वो उसके पास मौजूद रहता है और वहां घटित होने अपराध यदि होती है तो वो उसी का जांच के लिए उसे दिया जाता है ताकि वो 7 गांव के बारे में उसको एक प्रकार से कहना चाहिए विशेषज्ञता हासिल हो जाए। वो 7 गांव ही उसके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं और उसको वो करके उसको बताते हैं। इसी प्रकार जो सिपाही है उनको मुख्यतः उस बीट में जो 7 गांव है वो घूम करके ज्यादा जानकारी इकट्ठा रखने के लिए बोला गए हैं, जिससे कारण वहां का कोई भी आरोपी कोई अपराध करते हैं तो हम उसके बारे में सीधा कि वो उसका घर यहाँ पर है करके वो सिपाही ले जाए और कोई भी वारंट है या स्थायी वारंट है, गिरफ्तारी वारंट है जारी होने की स्थिति में तत्काल बिना पूछे या बिना विलंब किए वहां तक पहुंच करके जो भी कार्य है उसको सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में अभी महत्वपूर्ण पहल किया जा रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से और प्रभावी होगा और लाभ जो है पुलिस को मिलेगा और अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा इस पर नियंत्रण स्थापित हो सके। जी, जैन जी, जो सीएसपी साहब ने बताया है उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है कि वो सक्षम है? क्या लगता है? नहीं, सुधार की तो पूरी गुंजाइश है, ये कंसेप्ट है, लेकिन वो सफलता है इसमें जरूर संदेह है। क्या देखिए, हम पुलिस के बगैर समाज की परिकल्पना, अपराध नियंत्रण की परिकल्पना नहीं कर सकते। सोचिए यदि पुलिस नहीं है हमारे समाज में तो क्या स्थिति होगी। आज हम बैठ के बात कर पा रहे हैं, शायद नहीं कर पाते। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि ये पुलिस की जो व्यवस्था है अच्छी पुलिसिंग हो, अच्छी पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन हो, तो आप सोचिए कि आज जो क्राइम है निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये मतलब एसपी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से ये किया है, इस पर कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहाँ थानों में, चौकियों में जो स्टाफ की कमी है, जो थाने चौकियों की कमी है, आज से 20 साल पहले जो उपलब्ध स्टाफ, वो जितने निर्धारित स्टाफ, जो स्वीकृत स्टाफ है, उससे 10 साल पहले भी वो कम थे और आज भी वही हैं। तो जो नई नियुक्तियां, नया शिक्षण, अच्छी पुलिस कॉलोनी और अच्छा पुलिस का एक ट्रेनिंग कैंप और सारे बहुत सारे स्क्वाड, ये यहाँ पर हम तो दूसरे जिले पर अभी छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम पुलिस की टीम है वो निर्भर रहती है। यहाँ कोरबा में तो आज इतने आर्थिक अपराध हैं और इतने एक्सीडेंटल अपराध हैं और बहुत सारे ऐसी अपराध हैं जिसमें पुलिस चाहकर भी काम नहीं कर पाती और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो भी पुलिस को संभालना है। आबकारी की बहुत सारी गतिविधियां हैं, वो उसमें पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ता है। यदि आबकारी विभाग का महकमा निष्क्रिय है, जिला यातायात का विभाग है, डीटीओ, वो उनका भी जिम्मा पुलिस को करना पड़ता है। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक दलों के जो जनप्रतिनिधि हैं तो उनके पीछे भी पुलिस को भागना पड़ता है।
तो ये पुलिस की प्रायोरिटी क्या है? पुलिस की प्रायोरिटी यदि हो जाए जिस दिन एक थाने लेवल पर, एक चौकी लेवल में, कि हमको अपराध पर नियंत्रण करना है, दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमको दो चीज में लेके चले, जैसे ट्रैफिक अलग है, एक्साइज का डिपार्टमेंट अलग है, डीटीओ का डिपार्टमेंट अलग है, तो केवल पुलिस का कार्य मैं समझता हूं सबसे पहली प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर की होनी चाहिए। जी जी। लेकिन वो प्रायोरिटी किसी न किसी कारण वो गौण हो जाती है, सेकेंडरी चीज हो जाती है। जी जी जी। तो ये चीज मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की सरकार को आवश्यकता है। इसमें समाज कुछ नहीं करेगा, इसमें सरकार को इसमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आज जो सुरक्षा का विषय है वो कितने लोगों के पीछे एक पुलिस का सिपाही है, ये आज से 10 साल पहले कितना था। आज आबादी कोरबा की औद्योगिकरण के नाते बहुत बढ़ती जा रही है और क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, नहीं तो पुलिस की जो स्थिति है वो तो भयानक हो जाएगी फिर। जी राठौर जी, पुलिस बल में कमी है, क्या कहना है आपका? जैन जी जो बोले हैं उस चीज से मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ, लेकिन इसके अलावा अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2 सालों में ही देखना चाहिए जब से मैं यहाँ हूँ। पहले पुलिस की स्थिति हमारे यहाँ संख्या में निश्चित रूप से बहुत कमी थी, जिसके कारण बहुत अधिक दिक्कत होती थी। लेकिन पिछले 1 वर्ष के अंतर्गत हमारे लगभग 350 जो आरक्षक हैं वो भर्ती होकर प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं, जिसके कारण कोरबा जिले में जो संख्या है वो लगभग 2 गुना हो गया है निचले मैदानी स्टाफ में। जी। तो उससे हमको अभी काम करने में पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा प्रभावी से काम कर पा रहे हैं और ज्यादा सरलता से काम कर पा रहे हैं। इसी के फलस्वरूप, इसी के कारण ही हम पिछले दिनों में 2 जो अपना सुदूर वनांचल का जो प्रस्तावित थाना थे, थाना सियांग और थाना लेमरू, उसको खोले हैं, जिसके कारण उनका उस एरिया का जो बहुत पिछड़ा एरिया था, वो वहाँ के जो लोगों को आने जाने में जो बहुत दिक्कत होती थी थाना के लिए, वहाँ उनको नजदीक में मिल रहा है, जिसके कारण अच्छा है। इसके साथ ही साथ एक चीज और अच्छा हुआ है कि हमारे यहाँ जो जिला में क्राइम जो सीन है उसके संबंध में पहले हम बिलासपुर या रायगढ़ में जो वैज्ञानिक अधिकारी रहते थे उसके ऊपर डिपेंड रहते थे, तो वो हमको कोरबा जिला में वैज्ञानिक अधिकारी के पिछले 4 महीने के अंदर नियुक्ति हुई है, जिसके कारण अब जो प्रकरण जिसमें FSL अधिकारी की जरूरत पड़ता था उसमें हम उनका जा रहे हैं, जो यहाँ नियुक्ति हुई भगत जी वो, और उसके कारण हमको उनके जो अनुभव है और विशेषज्ञता का जो लाभ है बड़े बड़े प्रकरण में मिल रहे हैं। इस प्रकार से जो जिला में जो वाहन की कमी थी पुलिस में, और पिछले 2 साल में लगभग 15 से 20 वाहन मिले हैं, जो बड़े से लेकर छोटे वाहन हैं, जिसके कारण भी अभी जो कार्य में थोड़ा सा गति आई है। आने वाले समय में मेरे को लगता है कि इस प्रकार से जो हम जैसे काम कर रहे हैं और अच्छा से अच्छा प्रभावी रूप से काम कर पाएंगे। यही सारी वजह है कि आज जो है बहुत जल्द ही जो है पुलिस हर मामले को निपटा ले रही है या खुलासा कर दे रही है। जी बताइए राठौर जी, जो पुलिस के कार्य संपादन है, नागरिकों से आप किस तरह का सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? अभी कोरबा जिले के मैं सभी नागरिकों से यही निवेदन करना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा कि किसी प्रकार का आसपास में भी यदि कोई अपराध घटित होते हैं तो पुलिस को अपने मित्र मानते हुए, सहयोगी मानते हुए तुरंत संबंधित थाना चौकी या कोई भी ऐसा व्यक्ति पुलिस का हो जिसका नंबर भले वो कहीं का भी हो, जिसका नंबर उसके पास तुरंत है, वहाँ फ़ोन करके बताएं और जितना जल्दी हो सके उसको सूचना दे, ताकि हम उस जगह में तुरंत पहुंच करके उसमें प्रभावी कार्य का अपना जो निष्पादन कर सकें और प्रभावी तरीका से कोरबा जिला को सुरक्षित रखने में हमारा जो कर्तव्य है उसको जितना अच्छा से उसका यूज कर सकें और लोगों को सुरक्षित रखें। यही इसी में जो मेरे नागरिकों से सभी से अपील है कि हमको सहयोग करें ताकि हम उनको सुरक्षित करने में अपना अधिकतम से अधिकतम 100% दे सकें। जी राठौर जी, पुलिस मित्र वाली जो बात कही आपने, आज देखा जाए तो जो छोटे छोटे गली मोहल्ले में छोटा मोटा अपराध होता है तो लोग इस डर से पुलिस को इतला नहीं करते क्योंकि वो लफड़े में कौन फंसे, क्या कहेंगे सर? नहीं, पहले जो आप बोल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आज से 20 साल 25 साल पहले था, चूंकि अभी वर्तमान में अब लगातार मोबाइल का सिस्टम चालू हो गया है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जो सिपाही हैं वो इसी जिला के रहने वाले हैं और पूरा लगभग जिले के हर जगह से कोई न कोई है, तो उनका रिश्तेदार या आपस में चित परिचित लोग हैं, तो इसलिए लगभग पूरा जिले में अब सभी का कोई न कोई परिचित के लोग पुलिस में या दोस्त या रिश्तेदार में है। इसलिए अभी ये जो बात है जो कि पहले असहज समझते थे पुलिस को जानकारी देने में, उसमें कमी आई है और चूंकि अभी वर्तमान में दूरसंचार के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से सब ज्यादा जुड़े हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो लगातार कोई भी अपराध, छोटे छोटे अपराध हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं और जिसके कारण हम उनको जो रिस्पांस जो टाइम है हमारा
बढ़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर काम कर पा रहे हैं। ये सोशल मीडिया कितना सहयोग कर रहे हैं सर आप? सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई चीज़ को जानकारी हमको नहीं मिले रहता है, वो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पुलिस प्रेस ग्रुप है और अन्य बाकी जितने भी इस प्रकार के जो संसाधन हैं वहाँ से हमको मिल जाते हैं, तो हम उसको तुरंत एक्सेप्ट करके तुरंत पता करते हैं और उस पर प्रभावी कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया भी है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, जो आम जनता भी रहते हैं। कुछ सूचनाएं ऐसे रहती है जो सीधे पुलिस के तौर पर नहीं मिलकर हमको उससे मिल जाती है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से पुलिस का जो काम अच्छा करने में एक सोशल मीडिया है वो बहुत अच्छा हमको उपयोगी और सहायक हो रही है। जी, पुलिस मित्र वाले बात पे जैन जी आपका क्या पक्ष है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से पुलिस को तो मित्र मान के चलना ही चाहिए। जी, लेकिन अपराधी मित्र ना माने। जी, अपराधियों से मेरा ये निवेदन रहता है कि भाई वो पुलिस को मित्र ना माने, और पुलिस से मेरा निवेदन रहता है कि अपराधी को मित्र ना माने। मामला तभी गड़बड़ होता है जब यदि अपराधी को मित्र के रूप में हम स्वीकार करते हैं और अपराधी पुलिस को मित्र के रूप में स्वीकार करता है। देखिए, मेरा यह मानना है कि पुलिस का आतंक होना चाहिए। जी, आतंक किस पे होना चाहिए? अपराधियों पर आतंक होना चाहिए, स्वाभाविक है। जी। तो ये जब तक पुलिस का हमारे समाज में जो जितने भी अपराधी हैं, जो छोटे मोटे अपराध करते हैं, उनको भी पुलिस का भय होना चाहिए। पुलिस मित्र बनाने में तो लगी रहती है, क्योंकि देखिए, जो एक सामाजिक प्राणी है, जो एक अच्छा खासा इंसान है, वो निश्चित रूप से पुलिस को अपना मित्र मानता है। उसमें कोई दुविधा नहीं होती मित्र बनाने में, दोनों पक्षों को, नागरिक को न पुलिस को। सवाल यह है कि अपराधी को कैसे हम वो अपना उसको सुधारें, उस पर हमारा नियंत्रण रहे, उस पर हमारा उसके प्रति हमारी डर की भावना रहे। अरे देखो, पुलिस आ रही है। पहले एक समय ऐसा था कि जब लाल बत्ती का कंसेप्ट था, तो देखते थे कि जब लाल बत्ती की गाड़ी बस्ती में जा रही है तो अपराधी छिप जाते थे, अपराधियों में एक दहशत होता था। जी। अब ऐसा, एक तो लाल बत्ती का कंसेप्ट खत्म हो गया है, अब आ गई पीली बत्ती, नीली बत्ती। तो ये भी एक बड़ा माइनस पॉइंट मेरे को लगता है, क्योंकि देखिए, पुलिस का सायरन या पुलिस की मौजूदगी, ये अपराधियों पर तो नियंत्रण होना ही चाहिए, उन पर डर तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी ऐसी स्थिति मेरे को नहीं लगता कि अभी छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया के कारण भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने हाल ही में मुख्यमंत्री जी से एक सुझाव के रूप में एक बात रखी थी कि पुलिस आयुक्त प्रणाली, जो पुलिस कमिश्नरी जो सिस्टम है, उस पर आप विचार एक बार जरूर कीजिए, एक संभाग में लागू कीजिए। उसमें पुलिस को बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें तो पुलिस के पास अधिकार विहीन है। 110 में या छोटे मोटे गुंडा एक्ट में भी आज उनको एक वो सिटी मजिस्ट्रेट या अदालत पर वो आश्रित रहना पड़ता है। तो ये पुलिस सुधार और ये पुलिस मित्र, ये इसमें बहुत आवश्यकता है। पुलिस मित्र की तो बात खैर मैं नहीं समझता कि बहुत उपयोगी है ही, लेकिन इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अपराधियों पर निश्चित रूप से पुलिस का टेरर होना चाहिए। जी, देखा जाता है कि सायरन की जो बात की है, पहले पुलिस सायरन बजा के चलते थे, अब तो हर गली मोहल्ले में एक सायरन वाली गाड़ी खड़ी रहती है। हाँ। जी। राठौर जी, नागरिकों से आपका क्या संदेश है इस चर्चा के माध्यम से? सभी नागरिकों से मैं आज इस मंच से यही अपील करूंगा कि जितने भी पूरा कोरबा जिले में रहने वाले नागरिक हैं, सभी जागरूक रहें और किसी भी प्रकार का अपराध जो भी पुलिस अपील करती है मीडिया के माध्यम से, आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, उस अपील को कृपया गंभीरता से लें, ताकि इसके बाद कम से कम वो घटना डबल ना हो। पुलिस को अपना सहयोगी मित्र मानते हुए जो भी जानकारी है बेहिचक बताएं, और उस पर पुलिस जो भी आपसे सहयोग की अपेक्षा करती है, पुलिस को भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें आम नागरिक की जरूरत पड़ती है, उसमें पुलिस को बेहिचक आप अपना सहयोग करें। पुलिस भी आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है और हम सदैव 24 घंटे अलर्ट हैं, कभी भी जरूरत हो हम उपस्थित होंगे और आपसे सब हमेशा हमको भी सहयोग की अपेक्षा रहे। जी, एक दूसरे का सहयोग से ही समाज से जो है अपराध की मिटाया जा सकता है। जैन जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? साजी भाई, मैं तो ये भाई आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं तो यही चाहूँगा कि हम भी जागरूक रहें और दूसरों को जागरूक करने का प्रयास करें। और राठौर जी ने कहा बिल्कुल सही है, पुलिस को अपना मित्र मानते हुए यदि कहीं भी अपराध होता है या अपराध बोध होता है तो उसकी सूचना एक मित्रवत पुलिस को दें। और अभी जो कोरबा पुलिस का जो सिस्टम बना हुआ मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा सामान्य, बहुत अच्छा है। मतलब किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता तो हमेशा रहती है, लेकिन आज की स्थिति में मतलब ये मैं मानता हूँ कि जिले की जनता को
पुलिस का उपयोग करना चाहिए समाज सुधार में भी, कि हमारा समाज कैसे सुधरे। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे अपराध हैं, उसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। एक सट्टा अपराध है, अब सट्टा कोई खेल रहा है तो उसमें हम पुलिस क्या करेगी। और ये कबाड़ चोरी है, और ये जुआ है, जुआ एक्ट है। मतलब बहुत सारे ऐसे जो मतलब ये सामाजिक बुराइयां हैं, जी। वो पुलिस उसको वो नियंत्रित नहीं कर सकती, वो कम नहीं कर सकती, बंद नहीं कर सकती, वो तो समाज के ही जिम्मे है। तो मेरा तो ये जनमानस से यही अपेक्षा है कि वे आंतरिक रूप से जागरूक हों और अच्छा जीवन जिए, नैतिकता को प्राथमिकता दें, कमाएं, खूब कमाएं और बहुत अच्छे से कमाएं, लेकिन एक लिमिटेशन होनी चाहिए कमाने की भी। और कहीं ना कहीं अपराध बोध जहां हो वहां वो आत्म अवलंबन करें, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई गलती होती है तो पुलिस को बताएं कि यहाँ ऐसा गड़बड़ हो रहा है, प्रशासन को बताएं। तो ये तो जागरूकता होनी चाहिए, ये जागरूकता की कमी कारण तो सब कुछ हो रहा है। आज ये सबसे बड़ी दूसरी एक बात मैं बताता हूँ साजी भाई, शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। राठौर जी बैठे हैं, आप जिले के रिकॉर्ड निकाल लीजिए, पिछले वर्ष में कितनी हत्या हुई है, कितने बलात्कार हुए हैं, या कितनी और भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, तो वे अधिकतर आपको मिलेंगी ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों? शिक्षा का अभाव है और मदिरा पान का सेवन अत्यधिक है। तो पुलिस या प्रशासन या समाज सेवक घर घर में घुस के तो नहीं कर सकता ना। ये तो गाँव में शिक्षा का अलग जगाने की बहुत अपरिहार्यता है। शिक्षा के साथ साथ शराबखोरी जो बहुत ज्यादा हो रही है, उस पर नियंत्रण कैसे हो, इस पर भी समाज को, सरकार को, पुलिस को, हम सबको सोचना चाहिए। लेकिन इस पर कोई सोचते हैं, लेकिन ऊपर कोई इच्छा शक्ति के अभाव में ये गतिविधियां होती नहीं है। जी, कुल मिलाकर हम समाज को खुद जागरूक होना पड़ेगा अपराधों पे कमी लाने के लिए। जी राठौर जी, जैन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आप आए। तो दर्शकों, ये थी आज के हमारे विशेष पेशकश जिसमें हमारे मेहमानों ने अपराधों के जन्म, विस्तार और इससे जुड़ी परिस्थितियों पर रोशनी डाली। हमारी अगली चर्चा एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और आप बने रहिए अभी तक न्यूज के साथ।